हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रैंड वेलकम टू यू ऑन माय चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर, और आपका बहुत बड़ा भव्य स्वागत करती हूँ मैं। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग को, जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग पढ़ेंगे थीम 13 महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। यानी कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद है आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि थीम 13 चल रहा है इस चैप्टर का, इस बुक का चैप्टर 4 चल रहा है। और इसके पहले के चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पर डाल दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जल्दी NCERT सॉल्यूशंस नोट्स सब कुछ आ जाएगा। तो बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 12 NCERT हिस्ट्री का। इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। अपने सब बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। चलिए, इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। तो उससे पहले हम लोग इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। दस फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट गैरिबाल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली, जॉर्ज वाशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड हो ची मिन विद द स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम फ्रॉम colonial रूल। इन द सेम मैनर महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डो को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को, और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। In so far as Gandhiji was the most influential and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle, that characterization is not misplaced. चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। However, like Washington or Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi's political career was shaped and constrained by the society in which he lived. For individuals, even great ones are made by history, even as they make history. हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। This chapter analyzes Gandhi's activities in India during the crucial period 1915 to 1948. इस अध्याय में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। It explores his interactions with different sections of the Indian society and the popular struggles that he inspired and led. यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। It introduces the student to the different kinds of sources that historians use in reconstructing the career of a leader and of the social movements that he was associated with. यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड में कुछ व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए सॉरी। ऐसे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, बट फिर भी उसके लिए सॉरी। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। तो ये है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। इसको पढ़ लेते हैं। इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades ऑफ रेसिडेंस अब्रोड। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। These years had been spent for the most part in South Africa, where he went as a lawyer and in time became a leader of the Indian community in that territory. इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवानेशन हैज रिमार्क्ड, साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा।
It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forced the distinctive techniques of non-violent protest known as satyagraha, first promoted harmony between religions, and first alerted upper caste Indians to their discriminatory treatment of low caste and women. जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। The India that Mahatma Gandhi came back to in 1915 was rather different from the one that he had left in 1893. 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। Although still a colony of the British, it was far more active in a political sense. यद्यपि यह अभी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय था। The Indian National Congress now had branches in most major cities and towns. Through the Swadeshi movement in 1905-7, it had greatly broadened its appeal among the middle classes. अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। That movement had thrown up some towering leaders, among them Bal Gangadhar Tilak और महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल of Bengal and Lala Lajpat Rai of Punjab. The three were known as Lal Bal Pal, the alliteration conveying the all India character of their struggle since their native provinces were very distant from one another. इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। Where these leaders advocated militant opposition to colonial rule, there was a group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach. Among these moderates was Gandhiji's acknowledged political mentor Gopal Krishna Gokhale, as well as Muhammad Ali Jinnah, who, like Gandhiji, was a lawyer of Gujarati extraction trained in London. तो इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्नाह थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। On Gokhale's advice, Gandhiji spent a year traveling around British India, getting to know the land and its peoples. His first major public appearance was at the opening of the Banaras Hindu University (BHU) in February 1916. गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि को और इसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। Among the invitees to this event were the princes and philanthropists whose donations had contributed to the founding of BHU. इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। Also present were important leaders of the Congress such as Annie Besant. Compared to these dignitaries, Gandhiji was relatively unknown. He had been invited on account of his work in South Africa rather than his status within India. समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। When his turn came to speak, Gandhiji charged the Indian elite with a lack of concern for the laboring poor. जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। The opening of the BHU, he said, was certainly a most gorgeous show, but he worried about the contrast between the richly
bedecked noblemen present and millions of the poor Indians who were absent. Gandhiji told the privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India. There can be no spirit of self-government about us, he went on. If we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer. Neither the lawyers nor the doctors nor the rich landlords are going to secure it. उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तभी संभव है तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। The opening of the BHU was an occasion for celebrating, marking as it did the opening of a nationalist university sustained by Indian money and Indian initiative. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन But rather than adopt a tone of self-congratulation, Gandhiji chose instead to remind those present of the peasants and workers who constituted a majority of the Indian population, yet were unrepresented in the audience. देख रहे हैं ना आप, इतना मतलब रीडिंग करने के कारण मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना हो गया कि उसके लिए सॉरी। हाँ, लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। Gandhiji's speech at Banaras in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। But at another level, it was also a statement of intent, the first public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole. लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। In the last month of that year, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precepts into practice. At the annual Congress held in Lucknow in December 1916, he was approached by a peasant from Champaran in Bihar who told him about the harsh treatment of peasants by British indigo planters. उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। अब है सेकेंड टॉपिक जो कि है द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, यानी कि असहयोग की शुरुआत और अंत। Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom of cultivate the crops of their choice. 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसलें उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। The following year, 1918, Gandhiji was involved into two campaigns in his home state of Gujarat. First, he intervened in the labor dispute in Ahmedabad, demanding better working conditions for the textile mill workers. Then he joined peasants in Kheda in asking the state for the remission of taxes following the failure of their harvest.
अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी का गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। These initiatives in Champaran, Ahmedabad and Kheda marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor. चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। At the same time, these were all localized struggles. इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। Then in 1919 the colonial rulers delivered into Gandhiji's lap an issue from which he could construct a much wider movement. इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। During the Great War of 1914-18, the British had instituted censorship of the press and permitted detention without trial. 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। Now on the recommendation of a committee chaired by Sir Sidney Rowlatt, these tough measures were continued. In response, Gandhiji called for a countrywide campaign against the Rowlatt Act. In towns across North and West India, life came to a standstill as shops shut down and schools closed in response to the Bandh call. इसके अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। The protests were particularly intense in the Punjab, where many men had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their service. Instead, they were given the Rowlatt Act. Gandhiji was detained while proceeding to the Punjab, even as prominent local congressmen were arrested. पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। The situation in the province grew progressively more tense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919 when a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting. स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरम पर पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। More than 400 people were killed in what is known as the जालियांवाला बाग मैसेकियर। तो हाँ, तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। It was the Rowlatt सत्याग्रह that made गांधी जी a truly national leader. रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। Emboldened by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with British rule. इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges and law courts and not pay taxes. In slum, they were asked to adhere to a renunciation of voluntary association with the British government. If non-cooperation was effectively carried out, said Gandhiji, it would win Swaraj within a year. To further broaden the struggle, he had joined hands with the Khilafat movement that sought to restore the Caliphate, a symbol of pan-Islamism which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Ataturk, जो भी अतातुर्क, तुर्की होगा, ठीक है, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे। उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं
और कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, यानी कि एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी होप दैट बाय coupling non-cooperation with Khilafat, India's two major religious communities, Hindus and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. These movements certainly unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in colonial India. गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थीं। अभूतपूर्व मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो। The students stopped going to schools and colleges run by the government. Lawyers refused to attend court. The working class went on strike in many towns and cities. According to official figures, there were 396 strikes in 1921, involving 6 lakh workers and a loss of 7 million work days. विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। द ट्राइब्स इन नॉर्दर्न Andhra violated the forest laws. Farmers in Awadh did not pay taxes. Peasants in Kumaon refused to carry loads for colonial officials. These protest movements were sometimes carried out in defiance of the local nationalist leadership. देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। Peasants, workers and others interpreted and acted upon the call to non-cooperate with colonial rule in ways that best suited their interest rather than conform to the dictates laid down from above. किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल पर कार्यवाही की। Non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fischer, became the name of an epoch in the life of India and of Gandhiji. Non-cooperation was negative enough to be peaceful but positive enough to be effective. It entailed denial, renunciation and self-discipline. महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundations for the first time since the revolt of 1857. 1857 के विरोध के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of Chauri Chaura in the United Provinces. फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। Several constables perished in the conflagration. This act of violence prompted Gandhiji to call off the movement altogether. इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। No provocation, he insisted, can possibly justify brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on
द मर्सी ऑफ द मॉब। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों को घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। During the non-cooperation movement, thousands of Indians were put in jail. Gandhiji himself was arrested in March 1922 and charged with sedition. असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। The judge who presided over his trial, Justice C.N. Broomfield, made a remarkable speech while pronouncing his sentence. It would be impossible to ignore the fact, remarked the judge, that you are in a different category from any person I have ever tried or I am likely to try. I would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life. उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। Since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But said Judge Broomfield, if the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I. चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। अब है ए पीपल्स लीडर, यानी कि जननेता। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।